विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे भोजन की मांग भी हर दिन बढ़ती जा रही है। बारिश अनिश्चय हो गए हैं और उनका वितरण भी बराबर नहीं हो रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। बारिश पर निर्भर खेती के लिए असमान और असमय बारिश बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। वर्षों से सूखा एक सामान्य प्राकृतिक घटना थी, पर अब सूखे का असर चरम सीमा पर है। यहां तक कि अब सिंचित क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। जलाशयों का जल भंडारण क्षमता गाद जमा होने के कारण कम हो गया है। कई बार तो बांध भी आधे ही भर पाते हैं। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक सिंचाई के कारण अधिकांश परियोजना क्षेत्र दलदली भूमि और खारे मिट्टी में परिवर्तित हो गए हैं। परिणाम स्वरूप पूरे विश्व ने खाद्यान्न की कमी का सामना करना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को चंद्रमा ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह तक भी पहुंचा दिया है, लेकिन आज भी हम जीवित रहने के लिए भोजन के अलावा कुछ नहीं खा सकते। अगर हम तत्काल और आवश्यक कदम नहीं उठाएंगे तो भोजन की कमी की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध भोजन और पानी के लिए होगा। भारत में कुल खेती क्षेत्र का 60% भाग वर्षा पर निर्भर है। ग्रामीण आबादी का 40% भाग और मवेशियों का 60% भाग शुष्क भूमि पर रहते हैं। देश के कृषि के कुल उत्पादन में 42% खाद्यान्न, 75% तिलहन और 90% से ज्यादा दलहन, चना, जवार, मूंगफली और 70% से ज्यादा कपास शुष्क भूमि और वर्षा आधारित खेती से प्राप्त होते हैं। यहां तक कि 61.7% धान का उपज भी बारिश पर निर्भर है। इसका मतलब है कि हमें देश के खाद्यान्न उत्पाद बढ़ाने के लिए शुष्क भूमि में अधिक उपज प्राप्त करना होगा। सिंचित फसल शुष्क भूमि की फसल की तुलना में 3 गुना अधिक उपज दे सकती है, लेकिन सिंचित क्षेत्र के विस्तार की भी एक सीमा होती है। अधिक उपज देने वाली किस्मों और तकनीकों का विकास अधिकांश रूप से सिंचित खेती के लिए किया गया है, लेकिन अभी की स्थिति ने हमें सतत कृषि उत्पादन के लिए शुष्क भूमि खेती को अधिक प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर दिया है। हम भारी वर्षा क्षेत्रों के पार बारिश की छाया क्षेत्रों में शुष्क भूमि पाते हैं। भारत के 84 जिले बारिश पर पूरी तरह निर्भर हैं। कर्नाटक राज्य में 75% से 80% क्षेत्रों में वर्षा से सिंचित खेती की जाती है। शुष्क भूमि क्षेत्र में राजस्थान पहले स्थान पर है और कर्नाटक दूसरे स्थान पर। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा भी फसल उत्पाद के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर करता है। इन क्षेत्रों में प्राप्त वर्षा की मात्रा के आधार पर खेती बाड़ी को इन भागों में बांटा गया है: शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती और वर्षा आधारित खेती। 750 मिलीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती होती है। फसल अवधि के मध्य में सूखा, खेती में विफलता आदि यहां बहुत आम बात है। फसल अवधि मुश्किल से 75 दिनों का होता है। इन इलाकों में खेती वर्षा जल के संरक्षण के बिना असंभव है। 750 मिलीमीटर से 1150 मिलीमीटर औसत वर्षा के क्षेत्रों में फसल उत्पादन शुष्क भूमि खेती द्वारा होती है। फसल अवधि 75 से 120 दिनों की होती है। बारिश के पानी के संरक्षण से किसान एक फसल उगाने में कामयाब होते हैं। अधिक नम क्षेत्रों में जहां बारिश 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है, फसल उत्पादन वर्षा आधारित होती है।
फसल अवधि 120 दिन से अधिक होती है। एक फसल के लिए पानी की कोई कमी नहीं होती। कभी कभी तो 2 फसल भी उपजाना संभव हो जाता है। भूक्षरण शुष्क भूमि की एक गंभीर समस्या है। यहां कम और अनियमित बारिश के कारण सब कुछ अनिश्चित होता है। उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की दर भी बहुत ज्यादा होती है। कई बार यहां पीने के पानी की भी भारी कमी हो जाती है। आमतौर पर शुष्क भूमि कम उपजाऊ और कभी-कभी खारा होती है। यहां खेती प्रकृति के साथ एक जुए की तरह है। केवल सूखा सहने योग्य फसलों जैसे तिलहन, दलहन, चना, ज्वार, काकुम बाजरा, कोदो बाजरा और अन्य छोटे मोटे बाजरे ही यहां सफलता से उपजाए जा सकते हैं। यहां मिट्टी में जैविक पदार्थ की औसत भी कम होती है। शुष्क भूमि में बड़े क्षेत्र, एक ही तरह के फसल, बहुत कम उपज और कम आय, किसान की खराब आर्थिक हालत आदि बहुत आम बात है। ये कई पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। बेहतर उपज और आय के लिए सुव्यवस्थित खेती पूरे स्थिति में सुधार ला सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए एकीकृत खेती की आवश्यकता है। इसमें पशुपालन, जल संरक्षण, जैविक खेती, कृषि वानिकी के साथ खेती होता है। पहले हम मिट्टी और जल संरक्षण के तरीकों का अध्ययन करते हैं। शुष्क भूमि में मिट्टी में खाद की मात्रा कम होती है और मिट्टी की सतह भी सख्त होती है। इसलिए बारिश के पानी का रिसाव कम होता है। इससे मिट्टी का भूक्षरण होता है और बहते पानी के साथ ऊपर की उपजाऊ परत बह जाती है। इससे बचने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे खेत में वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण हो सके और बाद में उपयोग के लिए भी वर्षा का पानी एकत्र हो पाए। चलिए पहले हम मिट्टी और जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को समझते हैं। कंटूर मोड़ें। ये 5% से अधिक ढलान, गड्ढों और मेड़ वाली भूमि में परिरेखाओं के साथ बनाया जाता है। स्थिति के अनुसार मेड़ों की बीच की दूरी 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। वर्षा का पानी मेड़ों में जमा होता है और धीरे धीरे उसका रिसाव होता है। इस कारण सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। इन मेड़ों पर लगे पौधे गड्ढे में ऊंची नमी की मात्रा के कारण भारी वृद्धि से बढ़ते हैं। इसी प्रकार के समोच्च पंक्तियों के साथ परत या पंक्तियों में बुआई बहुत प्रचलित है। ज्वार और भूक्षरण प्रतिरोधी फसलें जैसे मूंगफली पट्टियों में उगाए जाते हैं। इसी सिद्धांत पर पहाड़ियों की ढलानों पर वन वृक्षारोपण किया जाता है। समोच्च रेखा के साथ गड्ढा खोदा जाता है और पौधे मेड़ पर लगाए जाते हैं। पौधों का विकास मिट्टी में उच्च नमी के कारण उत्कृष्ट होता है। बेंच चबूतरा। 20% से अधिक ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बेंच चबूतरा आम है। इसके निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है, पर यह सफल खेती के लिए बहुत आवश्यक है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के सीढ़ीदार भूमि में धान की खेती देख सकते हैं। यह संरचना पानी को रोकने और मिट्टी और खाद के संरक्षण के लिए मददगार होता है। वन और बागवानी वृक्षारोपण में प्रत्येक पौधे के लिए उथले अर्धचंद्र और वी आकार में गड्ढे खोदे जाते हैं। ये गड्ढे बेमौसम बारिश का पानी इकट्ठा कर उसका रिसाव करते हैं। यह अधिक नमी बनाए रखता है और इसलिए इस गड्ढे में खाद
और उर्वरक भी दिया जा सकता है। समतल भूमि में मानसून के शुरू होने से पहले प्रत्येक पौधे के पास उथल गड्ढा खोदा जाता है। ये गड्ढे पर्याप्त पानी का रिसाव करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि बढ़िया होती है। पूरक मेड़बंदी। कम ढलान वाले बड़े फार्मों के ढलान के विपरीत मेड़ बनाकर डब्बों में विभाजित किया जाता है। बांध में अधिक पानी एकत्र हो जाता है, फिर भी यह पूरे कक्ष में नमी को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। आमतौर पर गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वर्षा का पानी धीरे धीरे मिट्टी में रिसता है और भूमि की नमी में सुधार लाता है। इन मेड़ों पर लाल चना, अरंडी आदि रोपने से बांध के स्थिरीकरण में मदद होती है और साथ ही साथ एक अतिरिक्त आय साधन भी बन जाता है। भारी वर्षा के क्षेत्रों में बांध को बचाने के लिए मजबूत जड़ वाले घास जैसे खसखस को मेड़ पर उगाया जाता है। यह बांध को टूटने और बह जाने को बचाता है। पत्थर की बांध भी बहुत प्रचलित है। अस्थायी संरचनाएं। मेड़ और खांचे। मानसून की शुरुआत से पहले बड़े खेतों में ढलान के विपरीत जुताई करके मेड़ और खांचे बनाए जाते हैं। खरीफ के मौसम में इन खांचों में मक्का, ज्वार, बाजरा आदि बोया जाता है। इन खांचों में रिसा हुआ पानी रबी के फसल के लिए भी लाभकारी होता है। एक अन्य विधि में खांचों को 4 से 5 मीटर की दूरी पर चौड़े खेतों की क्यारियां तैयार करते हैं। ज्यादा पानी के खपत वाले पौधों को इन खांचों में रोपते हैं, जबकि कम पानी के खपत वाले पौधे जैसे दलहन और तिलहन क्यारियों में बोए जाते हैं। रोधक बांध। बरसाती जल संरक्षण के सभी उपायों को अपनाने के बाद भी भारी बारिश में अतिरिक्त पानी खेत से बह जाता है। पानी एक नाले के रूप में पहाड़ों और जंगलों से गुजरता हुआ एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। इस पानी को बचाकर रखने के लिए छोटे बांध या अवरोध बनाए जाते हैं। इस बांध का निर्माण नियमित रूप से पत्थर, सीमेंट या आरसीसी से किया जाता है। खर्च को कम करने के लिए आसपास आसानी से पाए जाने वाले वस्तु जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहे के तार या जाल आदि से भी निर्माण कर सकते हैं। इन चेक बांधों में जमा पानी धीरे धीरे मिट्टी में रिसता है और जल स्तर को भरता है। अतिरिक्त पानी को निकलने के लिए रास्ता बनाना भी जरूरी होता है, नहीं तो चेक बांध भारी बरसात में टूटकर बह सकता है। बांध तक पानी पहुंचाने वाले रास्तों या नालों में घास उगते हैं या पत्थर की पट्टियों को बिछा देते हैं। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में निकास छिद्र वाले बांध बहुत प्रचलित हैं। बरसात में पानी के बहाव के लिए अवरोधों को हटाना आवश्यक है। पश्चिमी घाटी क्षेत्रों में अक्टूबर से नवंबर माह तक छोटे नदियों में अस्थायी अवरोध लगा दिए जाते हैं। पानी की परिपूर्ण उपलब्धता तक इस संचित पानी से खेतीबाड़ी होती है। बाड़ी तालाब। भारी बरसात के समय अतिरिक्त पानी खेतों से बह जाता है। इस बहे हुए पानी को संचित करने के लिए बाड़ी तालाब खेत के निचले हिस्सों में खोदा जाता है। ये पानी पशुओं को पिलाने में, नर्सरी को पानी देने में और नए अंकुरों में पानी पटाने के लिए बहुत सहायक होते हैं। इनमें 3 से 4 माह तक पानी जमा रहता है और फसल के जीवन संरक्षण में बहुत काम आता है। कुछ किसान पानी को ज्यादा दिनों तक संचित रखने के लिए उसके तले में प्लास्टिक की चादर या सीमेंट की परत बिछा देते हैं। भूख शरण को कम करने के लिए तालाब तक पानी पहुंचने वाले रास्तों
या नालों पर पत्थर बिछा दिया जाता है या घास उगा देते हैं। इसके अलावा तालाब में पहुंचने वाले पानी के रास्ते में तालाब से थोड़े पहले एक गड्ढा खोद दिया जाता है। ये गड्ढा बहकर आने वाले गाद, बालू और खाद आदि को रोक लेता है और स्वच्छ पानी तालाब में भरता है। साल में कम से कम एक बार इस गड्ढे को मानसून से पहले साफ कर देना चाहिए। ये गड्ढा तालाब में गाद और अन्य गंदगी जमा होने को कम करता है। सतह बहाव से बने हुए नालों में कुछ अवरोधक लगा दिए जाते हैं, जिससे इनमें गाद जमा होता है और नाले भर जाते हैं। ये तरीका बड़े नालों के लिए भी उपयुक्त है। रबी के फसल के बाद गर्मी के मौसम में गहरी खुदाई की जाती है। ये घास फूस, रोगाणु और कीड़ों के अंडों को नाश करने में सहायक होता है और साथ ही साथ गर्मी में हुए बारिश के पानी को अच्छे से सोख लेता है। काली मिट्टी वाले खेतों में 1 फुट तक की गहरी खुदाई काफी लाभकारी होती है। ये घने और गहरे जड़ों वाले फसल जैसे कपास, चना आदि के जड़ों को फैलने में मदद करता है। कम गहरा और बालू वाले खेतों में 4 से 5 इंच की खुदाई पर्याप्त होती है। खुदाई की गहराई बरसात के पानी के रिसाव को बढ़ाता है। सतह को चूर्ण करने के लिए फसल के पंक्तियों के बीच दोबारा अंतर खेती की जाती है। ये घास फूस के बढ़ाव को रोकने के साथ साथ सतह के दरारों को भर देता है, जिससे वाष्पीकरण भी कम होता है। शुष्क प्रदेशों में समय से पहले बुआई की सलाह दी जाती है। बीज का छिड़काव अच्छा नहीं माना जाता है। नमी की कमी के कारण छिड़के हुए बीज अंकुरित नहीं हो पाते। बीज को उसके आकार के आधार पर बीज बोने की मशीन से 1 से 2 इंच की गहराई तक बोना चाहिए। फिर मिट्टी से भर देना चाहिए और सतह को लकड़ी के पट्टे से हेंग कर समतल कर देना चाहिए। मिट्टी में उपलब्ध नमी से बीज अंकुरित हो जाते हैं। सामान्य बीज बोने के दर से 25% ज्यादा बीजों का प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित होने पर 2 से 3 सप्ताह के बाद अतिरिक्त पौधों को निकाल देना चाहिए। सामान्यतः शुष्क मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। पोटाश सामान्य से उच्च स्तर तक होता है। सिंचित खेतों की अपेक्षा शुष्क खेतों में उर्वरक का प्रयोग कम होता है। मिट्टी में नमी की कमी के कारण उर्वरक के छिड़काव करने पर उर्वरक ज्यादा बर्बाद हो जाता है। उर्वरक को अवभूमि में डालना चाहिए। इससे पौधों को उर्वरक अच्छे से मिलता है और पैदावार अच्छी होती है। पोषक तत्वों का पत्तों पर छिड़काव भी बहुत प्रभावशाली होता है। यह महंगे उर्वरक की बर्बादी को भी कम करता है। शुष्क खेतों में जैविक खाद के बहुत फायदे होते हैं। ये धरती के पानी धारण क्षमता को बढ़ाता है और बारिश के पानी का रिसाव भी ज्यादा करता है। इसके साथ ही भूमि का तापमान भी नियंत्रित रखता है। जैविक पदार्थ भूमि के ढांचों को बेहतर कर देते हैं। ये सब मिलकर एक बेहतर फसल और उच्च पैदावार देते हैं। इसलिए शुष्क खेतों में हरे खाद और जैविक खाद डालने की सलाह दी जाती है। फलीदार फसल को मिश्रित खेती या फसल आवर्तन चक्र में लगाने से धरती का उपजाऊपन बढ़ता है। फसल के सभी अवशेष वापस खेत में जैविक पदार्थ के रूप में डाल देना चाहिए। अब हम शुष्क भूमि खेती के फसल और उनके प्रकार के मानदंड और तरीकों को समझते हैं। सूखा रोधक फसल चुनें। कम से कम सहनशील फसलों के प्रकार होने चाहिए। कम और मध्य अवधि के फसल मौसम के अंत में होने वाले सूखे से बच जाएंगे।
आरंभिक चरण में तेजी से बढ़ने वाले फसल, कठिन स्थितियों में भी अच्छे पैदावार देने वाले फसल, कीड़ों और बीमारी प्रतिरोधक फसल, कम पानी की खपत वाले फसल आदि ऐसे गुण वाले फसलों को शुष्क खेती के लिए चुना जाता है। जड़ें गहराई तक जाएं और भूमि की अन्य सतह में फैल सकें। ज्वार, रागी, गेहूं, छोटे बाजरे जैसे काकुम बाजरा, छेना बाजरा, कोदो बाजरा, कुटकी बाजरा, दलहन और तिलहन शुष्क खेती के कुछ आम और सफल फसलें हैं। प्रसिद्ध और उच्च पैदावार देने वाले हाइब्रिड का विकास सिंचित खेती के लिए किया गया है। इसलिए हमें स्थानीय किस्मों का प्रयोग करना चाहिए या उन किस्मों को रोपना चाहिए जिनका विकास शुष्क भूमि खेती के लिए किया गया है। फसल योजना। शुष्क भूमि फसल योजना का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध भूमि और उसकी नमी से अधिकतर लाभ उठाना है। फसल योजना बारिश की मात्रा, उसके वितरण, प्रकार और भूमि की गहराई इत्यादि पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां मोनोक्रॉपिंग या एक ही फसल लगाना अच्छा होता है। मूंगफली, ज्वार, रागी, छोटे बाजरे आदि को यहां प्राथमिकता दी जाती है। जिन क्षेत्रों में 600 मिलीमीटर से 850 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहां मल्टी क्रॉपिंग या एक से ज्यादा फसल लगाने की प्रणाली को अपनाया जाता है। यहां एक या दो फसलों का मिश्रण एक संतोषजनक पैदावार देता है। उदाहरण के लिए जवार लाल चना 6 से 8 अनुपात 1, जवार राजमा 2 अनुपात 1, कपास काला चना 1 अनुपात 2, मूंगफली लाल चना 6 से 8 अनुपात 1, मूंगफली अरंडी 6 से 8 अनुपात 1, बंगाल चना धनिया 4 अनुपात 1, मक्का राजमा 2 अनुपात 1, रागी राजमा लाल चना 6 अनुपात 1 अनुपात 1, मूंगफली लाल चना 11 अनुपात 1, ज्वार लाल चना 2 अनुपात 1, मूंगफली अरंडी 4 अनुपात 1, बंगाल चना अरंडी 3 अनुपात 1, रागी लाल चना 8 अनुपात 1 इत्यादि। भूमि की गहराई को देखकर ये कुछ फसल योजनाएं हैं। 2 से 3 इंच गहराई वाले छिछले भूमि में चारा ही उगाना उचित होता है। 6 से 9 इंच गहराई वाले जमीन के लिए लोबिया, अरंडी, चारा घास, कृषि वानिकी प्रजातियां, बागवानी फसलें, बाजरा, दालें आदि उगाने की सलाह दी जाती है। आधे से 1.5 फीट की गहराई वाले भूमि में बाजरा, लाल चना,
सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी इत्यादि लगाया जाता है। 2 से 3 फीट की गहराई वाले भूमि में खरीफ मौसम में हरा चना या काला चना और रबी के मौसम में ज्वार या सैफ्लावर लगाने की सलाह दी जाती है। गहरे भूमि में शुष्क भूमि के लगभग सारे फसल उगाए जा सकते हैं। अब हम मानसून के शुरुआत होने के समय के आधार पर फसल योजना देखते हैं। अगर बारिश मई के महीने में ही शुरू हो जाए तो तिल और चना 10:2 या 3:1 में लगाना चाहिए। अगर मानसून मई महीने के अंतिम सप्ताह से जून के पहले सप्ताह के बीच आए तो लाल चना और मक्का 1:1, लाल चना और कम अवधि वाले राजमा 1:1, ज्वार और लाल चना 2:1, अरंडी और अलसी या रागी 3:1 में उगाना चाहिए। अगर मानसून जून के दूसरे सप्ताह से जुलाई के बीच में आए तो रागी लाल चना 8:2, मूंगफली लाल चना 8:2, मूंगफली अरंडी 8:1, रागी लोबिया 8:1 या 10:1 में उगाना चाहिए। अगर बारिश और देर करती है तो रागी सोया 4:1, चना अलसी 8:2 में उगाना चाहिए। बारिश की कमी और सूखा शुष्क भूमि क्षेत्र के लिए एक आम बात है। सूखा फसल चक्र के आरंभ, मध्य या अंत में आ सकता है। इस स्थिति में किसान को सूखे के प्रभाव को कम कर बेहतर उपज पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब हम कुछ ऐसे ही तरीकों को समझते हैं। अगर मानसून के आने में देरी है तो मिर्ची और रागी को बोने के बजाय उनका प्रतिरोपण करना चाहिए। इसके लिए हमें नर्सरी लगाना होगा। अगर सूखा फसल के शुरुआती चरण में हो तो हमें खेत को बराबर हेंगते रहना चाहिए, जिससे मिट्टी की दरारें कम हो जाती हैं और उससे वाष्पीकरण कम हो जाता है। अगर भीषण सूखा आए तो फसल को चारे के रूप में काट लेना चाहिए। अगर सूखा आने का अंदेशा हो तो पंक्तियों के बीच का अंतर बढ़ा दें और पंक्तियों में ज्यादा पौधे लगाएं। अगर मध्य में सूखा आए तो पौधों के घनत्व को कम कर दें। इससे नमी के लिए होड़ कम होगी। या फिर एक पंक्ति को छोड़कर अगली पंक्ति को निकाल दें। मूंगफली, अरंडी, लाल चना आदि के पौधों में सप्ताह में एक बार पानी का छिड़काव बहुत लाभकारी होता है। 7 से 10 दिनों के बीच बीच में 2% यूरिया का छिड़काव भी प्रभावशाली होता है। अगर सूखा फसल के अंतिम चरण में आए तो जीवन रक्षक सिंचाई करना चाहिए और फसल के पंक्तियों के बीच घास की परत डाल देनी चाहिए। लाल चना, राजमा, लोबिया जैसे फसलों के परिपक्व होने के पहले सूखा आने पर उस फसल को हरी सब्जी के रूप में काट लेना चाहिए। ज्वार, बाजरा के पहले फसल विफल होने पर भी आगे बारिश होने पर पैदावार मिल सकता है। अगर बारिश की अवधि कम हो तो पहले उपज को परिपक्व होते ही काट लेना चाहिए। इससे अगले फसल के पैदावार में आसानी होती है। शुष्क भूमि खेती को बेहतर करने के कुछ और उपाय भी हैं। पहला है वाष्पोत्सर्जन को कम करना। बार बार हेंग कर फसल की पंक्तियों के बीच की मिट्टी की सतह को अच्छी तरह चूर कर दें। उनके बीच फसल के अवशेष जैसे घास, गन्ने के सूखे पत्ते आदि फैला दें। ये प्लास्टिक के चादर से भी आसानी से किया जा सकता है। थोड़ी लागत जरूर आती है। गर्मी में सफेद प्लास्टिक बेहतर होता है और सर्दियों में
काला प्लास्टिक। काला प्लास्टिक भूमि के तापमान को बढ़ाता है। ज्वार में चारा राजमा का मिश्रित खेती बहुत लोकप्रिय है। कवर क्रॉपिंग रबर की खेती में बहुत उपयोगी होता है। जमीन ढके होने के कारण मिट्टी और पानी का बहुत संरक्षण होता है। खरपतवार का रोकथाम होता है और मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित रहता है। खरपतवार का पैदावार पर 30% से 75% तक असर होता है। इसलिए समय समय पर और प्रभावशाली तरीके से उनको निकालना बहुत आवश्यक है। जड़ के कीड़े और दीमक शुष्क भूमि खेती की आम परेशानी है। इन पर काबू पाने से पैदावार भी अच्छा होता है। पौधों द्वारा सोखा गया लगभग 99% पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इस नुकसान को कम करने और पौधों को सूखे से बचने के लिए मोम और चूना का छिड़काव करते हैं। कपास और मिर्च के पौधों के वानस्पतिक बढ़ोतरी को काबू करने के लिए साइकोसिल हार्मोन का छिड़काव करते हैं। मूंगफली के फसल में प्लानोफिक्स के छिड़काव से पौधे में सुधार होता है, जिससे वो सूखा सहन करने योग्य हो जाता है और पैदावार भी बढ़िया होता है। हवा की गति को कम करने के लिए अवरोधक खेत खलियान के चारों तरफ लगाए जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन भी कम हो जाता है। घास या दलहन को पेड़ों के पंक्तियों के बीच एक चादर की तरह उगाना बहुत लोकप्रिय है। पशुओं द्वारा न खाए जाने वाला 12मासी घासों को उगाना भूमि और जल संरक्षण में बहुत लाभकारी है। इसके लिए दूब घास और स्टाइलोसैंथस आमतौर पर उगाया जाता है। वैकल्पिक भूमि उपयोग योजना। कृषि फसल की विफलता, पैदावार में कमी और आय की कमी शुष्क भूमि खेती इलाकों में आम बात है। लेकिन शुष्क भूमि पर बागवानी और पेड़ों पर आधारित या कृषि वानिकी एक स्थिर और टिकाऊ आमदनी दे सकती है। पहले हम शुष्क भूमि बागवानी देखते हैं। शुष्क भूमि खेती के लिए चुने गए फसलों और उनके प्रकार में सूखे को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। घने और गहरे जड़ों वाले पेड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए एक बीज पत्री पेड़ जैसे सुपारी, नारियल, जिनके जड़ गहराई तक नहीं जाते, शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है। कृत्रिम सिंचाई से उगाए जाने वाले पेड़ भी उपयुक्त नहीं हैं। पानी के अभाव में वे सूखे का एक मौसम भी सहन नहीं कर पाएंगे। इससे किसान द्वारा किया गया बरसों का मेहनत बेकार हो जाएगा। शुष्क भूमि के कुछ प्रचलित पेड़ हैं अनार, नींबू, सपोटा, आम, इमली, काजू, अमरूद, कटहल आदि। छोटे तौर पर उगाए जाने वाले पेड़ जैसे बेर, आंवला, शरीफा, जामुन, कोकम, बेल, अंजीर, रीठा, सहजन, करी पत्ता आदि। इनके अलावा औषधिक पौधे, मिर्ची, बैंगन, क्लस्टर बीन, टमाटर, राजमा इत्यादि में भी सूखा सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। सिंचाई से ये और भी अच्छा उपज दे सकते हैं। बिना सिंचाई के भी ये अपने उत्पाद की लागत निकाल सकते हैं। अनार मुख्यतः एक शुष्क भूमि फसल है। उमस के दिनों में इसमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और उपज की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। पहले कर्नाटक के कोप्पल, बेल्लारी, चित्रदुर्गा के शुष्क भूमि किसान केवल बाजरा और चना उगाते थे, पर अब विश्व बाजार में उनके अनार बहुत लोकप्रिय हो गए हैं।
हालांकि निर्यात योग्य फसल पाने के लिए हल्के सिंचाई की आवश्यकता होती है। आम भी शुष्क भूमि का एक प्रमुख पेड़ है। उसे गहरे भूमि की आवश्यकता होती है। हमें आज भी पुराने आम के बगीचों में सिंचाई की प्रणाली नहीं मिलती है। फूल लगने के समय अधिक ऊष्मा होने से पैदावार पर असर पड़ता है। फिर भी मार्च से लेकर फल लगने तक हर 15 दिन में सिंचाई करने से पैदावार अच्छे होते हैं और फल की गुणवत्ता भी बढ़िया होती है। एकीकृत खेती प्रणाली में आम शुष्क भूमि के लिए बहुत आवश्यक पेड़ है। जब तक पेड़ बड़े होकर छायादार नहीं हो जाते, तब तक हम उनकी क्यारियों में मौसम के अनुसार खेती कर सकते हैं। सपोटा शुष्क भूमि का एक प्रमुख पेड़ है। ज्यादा ऊष्मा होने पर नमी के कारण फल के मिठास और पैदावार पर असर पड़ता है। बरसाती इलाकों में फल का सड़ना आम होता है। इसलिए व्यावसायिक सपोटा के बगीचे केवल शुष्क भूमि क्षेत्रों में देखे जाते हैं। गर्मी के मौसम में हर 15 दिन पर सिंचाई करने से फलों की गुणवत्ता और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। नींबू और नींबू जाति के पौधे सूखे को सहन करने की क्षमता रखते हैं। बारिश से की गई सिंचाई एक लाभकारी पैदावार देता है। काजू भी शुष्क भूमि का एक व्यावसायिक फल है। शुरुआत में भारत के तटीय इलाकों में भूस्खलन को रोकने के लिए इनको लगाया गया। अधिक ऊष्मा होने पर ये देर से फूलते हैं और पैदावार भी कम होता है। कीड़ों और बीमारियों की समस्या भी बहुत होती है। ये शुष्क भूमि और गर्म और ऊष्मा वाले समुद्री तटीय इलाकों में व्यावसायिक पैदावार देते हैं। व्यावसायिक खेती के लिए आजकल बेहतर उपज वाले किस्म भी उपलब्ध हैं, जिससे हम पूरे देश में काजू की खेती देख सकते हैं। अमरूद भी शुष्क भूमि का एक बहुत ही लोकप्रिय फसल है। हालांकि व्यावसायिक खेती में पौधे गूंठी बांधने से प्राप्त होते हैं, जिनमें मुख्य जड़ नहीं होता, इसलिए इन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती है। कटहल एक सदाबहार वृक्ष है जो कि भारी बारिश वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके जड़ उत्कृष्ट होते हैं, जिस कारण ये शुष्क भूमि पर भी अच्छी पैदावार देता है। हालांकि शुष्क मौसम में ये अच्छे फल देता है। हाल के समय में कटहल बागवानी के मुख्य धारा की सूची में जाना जाने लगा है। सदियों से इमली शुष्क भूमि का सबसे लोकप्रिय फसल रहा है। ये भारी वर्षा में अच्छे से नहीं उग पाता। कुछ ही दशकों से इसकी खेती सुव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। पहले फलों को रास्ते के किनारे या बांधों पर लगे पेड़ों से तोड़ा जाता था। अब हम जहां तहां इमली के बागीचे देख सकते हैं। यही नहीं, अब इमली के उच्च पैदावार वाले प्रजाति भी उपलब्ध हो गए हैं। एक इमली का पेड़ 5 से 10 हजार तक की आय दे सकता है और इसे सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती। कीड़ों और बीमारी इमली के लिए केवल नाम मात्र हैं। आंवला भी प्रकृति से निकलकर अब किसान के खेतों में पहुंच गया है। ये शुष्क भूमि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आंवला के भी ज्यादा पैदावार वाले प्रजाति उपलब्ध हो गए हैं, जो कम से कम संसाधन में अच्छे पैदावार देते हैं। आंवला का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयां, अचार, मुरब्बा, सूखे आंवला आदि बनाने में होता है। इस कारण यह किसान को एक अतिरिक्त आय दिलाता है। बेर भी शुष्क भूमि में प्रायः पाए जाने वाले पेड़ों में से एक है। इसके फल को लोग सीधा खा सकते हैं। इसे गरीब आदमी का सेब के रूप में भी जाना जाता है। इन सब बातों को देखते हुए स्वादिष्ट और पोषक बेर को नए बाजार में लाना चाहिए।
कोकम या गार्सिनिया इंडिका पश्चिमी घाटी में प्राकृतिक रूप से छोटे तौर पर पाए जाने वाला एक फल का पेड़ है। इसके ताजा फलों से जूस बनाया जाता है और सुखाए हुए फल इमली की जगह इस्तेमाल होता है। इसके बीज से निकले मक्खन को दवाइयों और मिठाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोकम के खेत महाराष्ट्र और गोवा के कोंकणी क्षेत्र में पाया जाता है। हाल के वर्षों में भारत के शुष्क भूमि वाले इलाकों में अंजीर की खेती लोकप्रिय हो रही है। फिर भी इसे किसान और ग्राहक द्वारा पूरी तरह अपनाना अभी बाकी है। जामुन, शरीफा, बेल आदि शुष्क भूमि में पाई जाने वाली कुछ अन्य छोटी प्रजातियां हैं जो मिश्रित खेती में या बांधों पर दिखाई देते हैं। हमें इन खास फलों को व्यवस्थित ढंग से ग्राहकों तक ले जाना चाहिए। शुष्क भूमि खेती में ये निस्संदेह सफल रहेंगे। अभी रीठा जंगलों से इकट्ठा किया जाता है और उससे अच्छा आय भी प्राप्त होता है। ये शुष्क भूमि का एक सफल खेती बन सकता है। सहजन तो व्यावसायिक पेड़ बनकर अब बाजारों में पाया जाने लगा है। ऐसे ही करी पत्ता भी अब बाजार में मिलने लगा है। इनमें से अधिकतर पेड़ सिंचित खेती में देखे जाते हैं, पर ये बारिश से अच्छा पैदावार और एक अच्छा आय दे सकते हैं। पेड़ों पर आधारित खेती या कृषि वानिकी। शुष्क भूमि का एक वैकल्पिक इस्तेमाल कृषि वानिकी में या जंगली प्रजातियों का एक फसली में कर सकते हैं। जंगली पेड़ों की प्रजातियों को बांध, पट्टियों या बंजर भूमि में लगाने को कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी के कई लाभ हैं, जैसे जलावन, हरी खाद, सूखे पत्ते, चारा, चिड़ियों के लिए दाना और घोंसला, मधुमक्खियों के लिए रस आदि। बाद में पके हुए लकड़ी को बेचने से पैसे भी प्राप्त होते हैं। कृषि वानिकी के लिए चुने गए पेड़ों की प्रणाली जल्दी बढ़ने वाले, सीधा उगने वाले और कम फैलाव वाले होने चाहिए। चारा वाले प्रजाति बार बार कटाई को सहन करने योग्य होने चाहिए। उसके जड़ गहराई तक जाने वाले होने चाहिए ताकि वो प्रायः उगाए जाने वाले फसल से नमी और पानी के लिए होड़ न करे। फलीदार प्रजातियां भूमि के उपजाऊपन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण से बढ़ाते हैं। कृषि वानिकी में जैव विविधता और व्यापारिक मूल्यांकन को देखते हुए प्रजातियों को चुना जाता है। अब हम कृषि वानिकी के कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में जानते हैं। सागौन खेतों के किनारे बाड़ के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। उसे सीधा और लंबा होने के लिए बगल के शाखाओं को छांटते रहना चाहिए। हर 6 से 8 साल पर हर दूसरे पेड़ को बारी बारी से काटने से एक अच्छा आय तो मिलता ही है और इससे बाकी पेड़ों को और लंबा और मोटा होने में मदद भी होता है। सागौन लंबा और छरहरा होने से खेत में लगाए पौधों को पर्याप्त धूप मिलती है। ये 25 से 30 साल में बहुत अच्छा और लाभकारी लकड़ी देता है। सुबाबुल भी कृषि वानिकी के लिए एक बहुत प्रमुख प्रजाति है। ये बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट चारे के रूप में भी काम आता है। ये मात्र 6 से 8 साल में बड़ा हो जाता है। ये लुगदी और लकड़ी के हल्के सामान बनाने के काम आता है। ये ज्यादा लकड़ी देता है और इस कारण दूसरी प्रजातियों की तुलना में बहुत फायदेमंद होता है। ये चारे और खाद के लिए बार बार की गई छटाई को सहन करने में भी समर्थ है। बीजों से ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इसका उपयोग
खेतों में बाड़ के रूप में बहुत प्रचलित है। ये हवा की गति को कम करने का काम भी करती है। सिल्वर ओक कृषि वानिकी का एक और प्रमुख प्रजाति है। ये खेतों में बाड़ के रूप में या चाय कॉफी के बागानों में अधिकांश छाया देते हुए पाए जाते हैं। बगल के शाखाओं को छांटते रहने से ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। सिल्वर ओक से पाए लकड़ी बहुत अच्छे गुण वाले होते हैं, जिससे उनका दाम अच्छा मिलता है। इस पेड़ से भी छाया की कोई परेशानी नहीं होती। कृषि वानिकी का अगला लोकप्रिय प्रजाति है कैसुरिना। ये खेतों में बाड़ के रूप में पाया जाता है और इसकी अलग से खेती भी होती है। कैसुरिना के पेड़ सीधे होने के कारण ये छतों की ढलाई में बहुत काम आते हैं। पेड़ पूरी तरह से परिपक्व होने पर इसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली मिलती है। इसी प्रकार हम नीलगिरी को भी खेतों के किनारों पर देखते हैं। चारा वाले पेड़ भी कृषि वानिकी प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। ग्लिरिसीडिया बाड़ में लगाने के साथ साथ बांधों पर भी लगाया जाता है। खाद के लिए साल में 3 से 4 बार इसके पत्तों की छटाई की जाती है। यह बहुत ही पोषक चारा भी है। इसके गंध के कारण पशु इसके सूख जाने पर ही खाते हैं। सेसबेनिया एक और पौष्टिक और स्वादिष्ट चारे का स्रोत है। यह बहुत तेजी से बढ़ता है और बार बार की गई छटाई को सहन कर सकता है। कैलिएंड्रा एक और कोमल और पौष्टिक चारा है, जिसे सभी पशु बहुत पसंद करते हैं। पशु इसके पत्तों के साथ साथ इसके टहनियों को भी खा जाते हैं, परंतु हमें कैलिएंड्रा पशुओं को ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। इससे पशुओं में नपुंसकता बढ़ती है। कृषि वानिकी में काम आने वाले सारे प्रजाति के पेड़ जब तक बड़े होकर छायादार नहीं हो जाते, हम उनके नीचे मौसमी फसल या घास उगा सकते हैं। छाया सहन करने योग्य प्रजातियां जैसे गिनी घास को हम कुछ और दिनों तक उगा सकते हैं। बंजर भूमि पर जंगली पेड़ लगाने को कहा जाता है। नीम शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक आम प्रजाति है। हालांकि हम अलग से किए गए नीम की खेती कहीं नहीं देखते। अधिक बारिश वाले क्षेत्र में इसका अच्छा विकास नहीं होता। जैविक खेती में नीम के पत्ते, बीज, तेल, बीज के खल्ली बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। परिपक्व लकड़ी से अच्छे पैसे भी मिलते हैं। बहुत से किसान बड़े पैमाने पर इसकी उपज करते हैं। मेलिया के पत्ते बहुत पौष्टिक चारा होते हैं। ये 10 से 15 साल के भीतर ही एक शिथिल लकड़ी देता है, जो पल्प और हल्के फर्नीचर बनाने में बहुत काम आता है। पिछले कुछ दशकों से अकेशिया ऑरिक्युलरिफॉर्मिस जंगली पेड़ों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्रजाति अत्यधिक गर्म जलवायु और मिट्टी में नाम मात्र नमी की स्थिति को सहन करते हुए बढ़ती रहती है। पशु इसे नहीं खाते और ये 8 से 10 साल में कटाई योग्य हो जाता है। ये लकड़ी और जलावन के रूप में काम आता है और बेचा जाता है। इसलिए मोटे पेड़ ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कृषि वानिकी खेती में पाए जाने वाला एक प्रसिद्ध प्रजाति है नीलगिरी। ये तेजी से और सीधा बढ़ता है। इसका उपयोग पल्प और लकड़ी के रूप में होता है। पहली कटाई के बाद नए कोपल गुच्छों में उग आते हैं। कहते हैं कि ये पेड़ जल स्तर को नुकसान पहुंचाती है, पर इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। पोंगेमिया शुष्क भूमि में पाए जाने वाला एक प्रमुख पेड़ है।
जो कि खाद बनाने में बड़ा उपयोगी होता है। इसके पत्ते, बीज और खल्ली जैविक खेती में बहुत काम आते हैं। पोंगेमिया के बीज में अच्छे मात्रा में तेल होने के कारण इसका उपयोग मुख्यतः जैविक ईंधन निकालने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार कीकर भी शुष्क भूमि में पाए जाने वाला एक बहुउपयोगी पेड़ है। कुछ किसान इन पेड़ों के साथ सीसो का पेड़ भी लगाते हैं। हालांकि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, पर पूरी तरह तैयार हो जाने पर इसके लकड़ी की अच्छी कीमत मिलती है। कर्नाटक का राज्य पेड़ चंदन ने भी पिछले कुछ सालों में खेती में अपना स्थान बना लिया है। इसके तस्करी को रोकना बहुत कठिन है। सरकार के द्वारा वन अधिनियम में छूट लाने के बाद कई किसानों ने चंदन के पेड़ को ज्यादा मात्रा में उगाना शुरू किया है। शुष्क भूमि में इस पेड़ की बढ़ोतरी बहुत धीमी होती है, लेकिन ये बहुत उच्च गुणवत्ता वाला हार्डवुड देता है। सरकार भी अब सभी किसानों को चंदन उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो दर्शकों, जैसा हमने कहा कि सिंचित भूमि के विस्तार प्रसार का अवसर बहुत ही सीमित है। सिंचाई का पानी, बिजली और उर्वरक इसके महंगे खर्चे हैं। इसने सिंचित क्षेत्रों के किसानों के अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। इसके साथ ही शुष्क भूमि की खेती के लिए उपलब्धता बहुत अधिक है। अगर भोजन दिन ब दिन कम होता जाए तो कोई भी सरकार खाद्य के उपज से सुरक्षित नहीं कर सकती। शुष्क भूमि क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने से ही इस समस्या का समाधान होगा। अगर हम बताए गए तरीके, अवकाश और तकनीक का प्रयोग करें तो शुष्क भूमि पूरे देश का पेट भरने में सक्षम होगा। एकीकृत खेती किसानों को एक स्थिर आय दिला सकता है और उनके जीवन शैली में सुधार ला सकता है। आइए हम इस अवकाश को स्थिर और टिकाऊ खेती के लिए इस्तेमाल करें। हम आपके शुष्क भूमि खेती के प्रयासों के सफलता की कामना करते हैं। नमस्कार।